वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुबशर। जल साहब ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं, पहले तो ये बता दें। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ओके। आऊँगा ज़रूर, ये मैं कह सकता हूँ, बट कब का मुझे नहीं पता, डेट वगैरह कुछ चीज़ों पे मुनसर है। ये एक पाकिस्तान के एनवायरनमेंट पे मुनसर है, उसको मैं आई एम वॉचिंग, तो आऊँगा ज़रूर। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। एनवायरनमेंट दो हैं, एक तो केसेस का एनवायरनमेंट है, वो बेहतरी की तरफ तो गया ही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हट गया है जो मेरे पीछे लगा हुआ था, और दूसरा वो जो चीफ जस्टिस था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, ही इज़ नो मोर, सो आई फील जस्टिस विल बी बेटर सर्व्ड नाउ। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल फोर्सेस जितने भी ऑपोजिशन के और मेरे अगेंस्ट हैं या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, वो शुरू हो जाते हैं कि जी मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, आर्मी ने यूं कर रहा है, आर्मी वो कर रही है। तो आई डोंट वांट टू मेलाइन कि मैं कुछ ऐसी हरकत करूं जिसकी आर्मी के ऊपर ज़्यादा कीचड़ उछाली जाए कि वो कुछ कर रहे हैं। हालांकि मैं उनसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, ना मैं उनसे कांटेक्ट में हूं, लेकिन ये बातें वही करेंगे, उनको मेलाइन करेंगे, तो वो भी मैं नहीं चाहता हूं। तो ज़रा ये चीज़ें सेटल हो जाएं, ये जो केसेस चल रहे हैं, ये मॉडल टाउन, ये है वो है, ज़रा ये क्लोज हो ना, तो उसके बाद जो सूरत हाल बनती है तो वो सामने क्लियर आ जाएगी, फिर मैं फैसला करूंगा। अच्छा, तो फिर ऐसा ना हो कि अगर 17 तारीख तक तो सब्र है, लेकिन 17 तारीख के बाद, जनवरी के बाद, अगर इसाक डार के रेड वारंट्स निकले तो उसको प्रेसिडेंट बनाते हुए को डिमांड करे कि जी जनरल मुशर्रफ साहब के भी वारंट्स निकलवाएं, तो फिर क्या होगा? और अगर निकलवाते हैं तो हम उसको वे करेंगे। पहले भी एक दफ़ा निकाले हैं बाय द वे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने पहले रेड वारंट निकाले थे, मैं लंदन में था उस वक्त। ओके। लेकिन आगे वो एक्शन कोई नहीं हुआ था, तो अब दोबारा निकालें, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम सफदर जो हैं वो खुले आम इदारों का तमस्खर उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? क्या ऐसे में रेट ऑफ द गवर्नमेंट या रियासत की रेट जो है वो बरकरार रह सकती है? हाँ, यस, आई मीन स्ट्रेंज एक सिचुएशन है यहाँ कि प्राइम मिनिस्टर एक बैठा हुआ है जिसकी लोग तारीफ़ें भी करते हैं बाय द वे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती वो प्राइम मिनिस्टर साहब, वाई इज़ ही नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये नवाज शरीफ जो हैं ये अभी तक इंटरफियर कर रहे हैं, ऐसे लगता है वो ही चला रहे हैं पाकिस्तान को। और ये मरियम जो हैं ये इन एब्सेंशिया कहते हैं कि वो ही एडवाइज़र हैं, मेन एडवाइज़र हैं नवाज शरीफ के। तो अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, जो जहाँ जाते हैं वो इनके बेटे जो हुसैन नवाज, उनके घर में मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं उनके घर में, प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचे में। यानी कोई समझ मुझे नहीं है ये किस किस्म की गवर्नेंस चल रही है। जबकि आपने जो इंट्रोडक्शन में कही है, बात की है कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा हर तरफ से घिरा हुआ है, प्रॉब्लम्स के जाल में घिरा हुआ है, इंटरनली, रीजनली, इंटरनेशनली। अब उसमें हमारी गवर्नेंस इस तरीके से चले जो नज़र आ रही हो कि ये इसकी कोई जान नहीं है, ये कहीं और, इनकी स्ट्रेंथ कहीं और है, ये बहुत ख़राब, आई मीन अच्छा शगुन नहीं अब पाकिस्तान के लिए। तो जल साहब, कभी ये पता चलता है कि आप एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों को कंबाइन करेंगे, यूनाइट करेंगे। कभी पता चलता है कि सिंध ग्रैंड अलायंस है उसको आप लीड करेंगे। कभी ये खबर आती है कि आप चौधरी बरादरान के साथ मिलकर तमाम मुस्लिम लीग को यूनाइट करेंगे और फिर आप मैदान में आएंगे। आप करेंगे क्या? हाँ सही, नहीं मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया, आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड मुबशर। अगर कोई समझता है कि मैं एमक्यूएम अलायंस को हेड करूंगा या सिंध अलायंस, मैं को अपने आप को सिंध या एमक्यूएम लेवल पे नहीं रिड्यूस करना चाहता हूँ। मैं तो पाकिस्तान लेवल की, अगर कुछ करना है, मैंने कुछ पॉलिटिकल खेल अगर है और मेरे में कुछ पोटेंशियल है पॉलिटिकल, तो पाकिस्तान लेवल का है। सो देयरफॉर मेरा एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ है कि ये एमक्यूएम मेलाइन हो गई है, एक बदनाम तरीन ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, दिस शुड गो। और मुहाजिर वर्ड भी जो है ये भी एक अजीब सा वर्ड हो गया है जिसको लोग बुरी सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैं एक पाकिस्तानियत की तरफ, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ मैं सजेशन दे रहा हूँ, और वो ये है कि सिंध में
महाजिर कम्युनिटी पूरी वो, और जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं जो सिर्फ कराची में और किसी लाहौर व पेशावर इस्लामाबाद में कहीं नहीं है, ये कराची से ये बात शुरू हो सकती है। वहाँ हर किस्म के लोग हैं, उधर पठान है, बलोच है, सिंधी है, बंगाली है, पंजाबी है, बिहारी है, सब है वहाँ। उन सबको एक फोर्स के नीचे आए, एक अम्ब्रेला। मैं उसको हेड नहीं करूँगा, वो एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। वो अम्ब्रेला पूरे पाकिस्तान का अम्ब्रेला, वो फिर पहले सिंध के साथ मिले और एक अम्ब्रेला बने, और फिर पूरे पाकिस्तान। आपने जो कहा पंजाब में APML के धड़े, हाँ जी वो हैं, यस, सिर्फ APML के नहीं, बहुत से और धड़े हैं। ये 27 एक पार्टीज जो छोटी मोटी पार्टीज हैं, कुछ उनमें बड़ी हैं, बड़ी पार्टीज भी हैं, वो इकट्ठी होकर और एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स बनाए। हाँ, अब आप उसमें लोगों को परेशान, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं इसलिए क्योंकि उसमें जी ये नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट फजलुर रहमान का नहीं है, JUF नहीं है जी, उसमें जमात इस्लामी नहीं है, उसमें ANP नहीं है। वही घिसी पिटी बातें, वही घिसी पिटी बातें, नई सोच ही नहीं है। नई सोच लाओ भाई, पाकिस्तान में हमारी ये सिस्टम जो है फेल हुई है, नई सोच के साथ आगे जाएंगे हम। ये जो दरिया का बहाव है जो अब तक चल रहा था और हमें फेल कर रहा है, इसको तब्दील करेंगे, नया पॉलिटिकल फोर्स आएगा। तो ये था इसमें जो फ्यूचर जिसको मैं देख रहा हूँ और मैं उसको परसू कर रहा हूँ। अच्छा जी, बात यह है कि नया पॉलिटिकल सोच तो बाद में आएगा, मॉडल टाउन का इंसाफ तो आ जाना चाहिए ना पहले, कम से कम इतनी देर में। आपके ख्याल में वहां पे क्या होगा? सही, वहाँ इंसाफ मिलना चाहिए बिल्कुल। तो अभी तक क्यों नहीं मिला? ये पोस्टपोन हुए चले जा रहा है, इसकी भी मुझे समझ नहीं है क्यों बार बार पोस्टपोन हो जाता है, नई तारीख आ जाती है। अब 31 की तारीख हो गई वार्निंग और अल्टीमेटम की। तो आई थिंक द कोर्ट्स, ये इतना क्लियर कट केस जिसमें दिन दहाड़े लोग SMG सब मशीन गन्स जो पुलिस फोर्स हिप पोजीशन से फायर कर रही हो, औरतों को मार रही हो, और आई मीन क्या गदर था वो। घमसान का दिन, किस गदर का दिन था वो, जो टीवी पे हम एज ए एक्शन मूवी देख रहे थे। उसको बिल्कुल उसके बारे में करना चाहिए, एंड कोर्ट शुड टेक कॉग्निजेंस इमीडिएटली। आपके ख्याल में हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? हाँ, ये अब मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रैंकली कुछ कहना, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। दुनिया जान के लोग हर सब अपनी अपनी थ्योरीज देना शुरू कर देते हैं। तो आई सजेस्ट कि ये कोर्ट ही उसको एनालाइज करे और डिसाइड करे। बट देयर इज़ नो डाउट कि राना सनाउल्लाह तो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, जबकि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदरून लोगों की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। यानी ये है कि वो कौन शख्स था जिसने ये गाड़ी के अंदर से 3 दफ़ा टेलीफोन करके बेनज़ीर को कहा तुम बाहर निकलो, हैच के बाहर निकलो। हु वॉज दैट? टेलीफोन कहाँ गायब हो गया था 1.5 साल के लिए? हु टुक इट अवे? पोस्टमार्टम इन्होंने आसिफ जरदारी ने होने नहीं दिया, उनके ऑर्डर पे ये नहीं हुआ। क्यों नहीं होने दिया? रहमान मलिक सीन से भाग गए थे बिफोर द वाई। फिर ये खालिद शहनशाह जो है ऊपर नीचे क्लाउन की तरह हो रहा था और गर्दन पे भी हाथ लगा रहा था, वो क्या कर रहा था? और फिर उसको किसने मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मार दिया? और जिसने उसे मारा उसको किसने मार दिया? ये जो अभी उज़ैर बलोच हिरासत में है, उसने सुना है, सब कुछ बताया है, बातें की हैं उसने। तो ये सब किसको इंडिया, और सबसे बड़ी बात जो है बेनिफिशियरी कौन है? तो ये सारी जब चीज़ें देखेंगे, एक भी चीज़ मेरी तरफ नहीं आ रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के उन्होंने वो सड़क किसने धोई उसके ऊपर, जैसे मैं वहाँ इंचार्ज था जिन्होंने जो जाए, दूसरा वो जो 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर की ममानत थी वो भी हटाए जाए, और फिर ये केसेस ख़त्म किए जाए। तो 58(2) तो मैंने इमीडिएटली उसका रिस्पांस दे दिया कि ये तो कभी नहीं हटेगा। तो उन्होंने भी इमीडिएट रिस्पांस दे दिया वो कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री, तो हमने उसे छोड़ दिया। दूसरा, अब ये 2 जो है उनमें से एक मैंने कहा था या
तो मैंने कहा मैं तो पॉलिटिकल अपने ये लोगों से कंसल्ट करके ही बता सकूँगा आपको। तो वो जब मैं आया वापस पाकिस्तान, इधर अपने लोगों से जब डिस्कशन की, इन्होंने आउटराइट मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, ये जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर की ममानत तो ना हटाएं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ PMLQ में लोग कह रहे हैं कि आप टिल्ट हो रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। तो जितने ये PMLQ के लोग हैं वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएंगे, लॉयल्टीज़ उनकी पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाएंगी, हमारी पार्टी सफ़र करेगी, तो इसलिए वो ना दें आप। और जहाँ तक केसेस का है, ये भी बताया गया था कि 11 जो केसेस थे इन्हीं के ख़िलाफ़, बेनज़ीर और आसिफ जरदारी, उनमें से 7 या 8 तो वो बरी हो गए थे, क्योंकि वही नैब कोर्ट्स थे एंटी करप्शन के, वो लोग बरी कर रहे थे उन्हें, वॉट एवर द रीज़न। तो स्विस कोर्ट भी कोई फ़ैसला नहीं दे रहा है, तो केसेस का तो लोगों ने सजेस्ट किया, इनमें क्या करें हम तो कह रहे हैं कि बेईमान है, इन्होंने करप्शन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कोर्ट जिन्होंने सज़ा देनी है वो नहीं कह रहे हैं, तो क्या करें इसके बारे में। तो दैट इज़ वाई दे थॉट के ये केसेस को ख़त्म कर दें। ठीक है जनरल साहब, मुझे ये बताएं कि अब आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया में एक नई वेव चली हुई है करप्शन के ख़िलाफ़, और वो करप्शन के ऊपर बड़ा एक्टिवली आके एक्ट कर रहे हैं। तो अब जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं करप्शन केसेस में, क्या उनकी दोस्तियां अभी भी कायम रहेंगी सऊदी अरेबिया में, UAE में? क्या उनको वहाँ पे कोई हेल्प मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ उधर वो बिल्कुल इन्हें नहीं पसंद करते हैं। वो जो द वे ही हैज़ बिहेव्ड इन येमेन क्राइसिस पे ऊपर जो इनका रवैया था और जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, ही अभी तो बहुत अनपॉपुलर है। और दूसरा, नए बादशाह सलामत आ गए हैं, क्राउन प्रिंस बड़े एक्टिव हैं, वो प्रॉब्ली इनको कोई ख़ास जानते भी नहीं है, तो आई डोंट सी दैट एट ऑल। तो जितने इनके जामिन थे अब वो फारिग हो गए हैं, यानी इसका मतलब है फारिग हुए, बिल्कुल सही, आई थिंक सो। और UAE वगैरह में भी इनको पसंद किया जाता है कि नहीं? नहीं पसंद किया जाता, बिल्कुल। इधर और भी इशू आ गया, वो जो एक्सपो 2000 की जो वोट हमने टर्की की तरफ डाला, उससे ये बहुत ही डिसअपॉइंट हुए। और ऊपर से ये जो कतर के इशू पे जो एक लीनिंग टूवर्ड्स कतर ये दिखाती है गवर्नमेंट, वो बहुत गलत जाती है यहाँ। इसलिए यू कैन सी कि UAE इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स इंडिया। हमें ये वो जिनको मैं कहता था ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये हमारे भाई हैं, वो भाई जो है वो हमारे दुश्मन के साथ जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी, वाई शुड दिस बी? तो ये हो रहा है, तो इनकी यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल। जनरल परवेज मुशर्रफ मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप सारी खरी बातें सुन रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ की, जिन्होंने बड़ी ओपनली आसिफ अली जरदारी और बिलावल के नाम लिए। बट मौजूदा हालात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़े तशवीशनाक हैं। जनरल साहब, काफ़ी लोगों को, एक बहुत बड़ी तादाद को मैं जानता हूँ, मुस्लिम लीग नून के MNAs को, MPs को, जो छोड़ना चाहते हैं नून लीग को और वो जाना चाहते हैं कहीं और, लेकिन वो मुझे जब प्राइवेटली मिलते हैं कहते हैं यार बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ का कोई पता नहीं, ये हर एक से डील मार लेता है, इस पास इतने पैसे हैं, ये किसी को उसकी कीमत दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, ये फिर बच जाएगा मियाँ इसमें। आपको क्या लगता है, बचेगा? हमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट दिन होगा वो, मोस्ट अनफॉर्चुनेट डे फॉर पाकिस्तान। 4 दफ़ा ट्राई होकर फेल हुआ, कंफर्म्ड करप्ट, नेपोटिस्टिक सारी चीज़ें, और वो दोबारा आ जाए थ्रू यूज़ ऑफ मनी, पैसे इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, गवर्नमेंट के अंदर ताल्लुकात, ये लोअर लेवल के ताल्लुकात को यूज़ कर, मिस यूज़ करके। तो अफसोस का दिन ही है कि पाकिस्तान के लिए, कि जबकि पाकिस्तान को तब्दीली चाहिए, नया पाकिस्तान चाहिए, नई पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग चाहिए, इतना कुछ करना है अगर हमने इस पाकिस्तान को बचाना है और सही मानों में आगे लेकर जाना है,
इतना कुछ हमने करना है। एक तूफान के अंदर ये पाकिस्तान के जो शिप है, ये जहाज़ जो है, ये भटक रहा है, रडरलेस भटक रहा है। इसको स्टेबलाइज करना जो है आम आदमी का काम नहीं है, और इनका तो काम है ही नहीं बिल्कुल। ये तो 4 दफ़ा फेल हुए, इनके ना तो दिमाग है ये ठीक करने का, ना इनमें नीयत है ठीक करने की। तो ये क्या कैसे होगा ये सारा कुछ? तो बड़े अफसोस का दिन होगा। मुझे उम्मीद है कि ये नहीं होगा। अजल साहब, आपको कैसा लगता है? कभी आप टीवी देखते होंगे तो आप कभी आप मारवी मेमन को देखते होंगे गाड़ी के आगे डांस कर रही हैं, कभी दानियाल को, कभी तलाल को। ये इन लोगों को जब आप देखते हैं, या जाहिद हामिद को, तो दुख होता है कि जिनको आपने इतना ट्रस्ट किया वो आपके खिलाफ किस किस्म की बातें करते हैं? हाँ, बहुत तो गुस्सा आता है। तो दुख क्या होना है? अपने ये कैरेक्टर दिखाया है इन्होंने, बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखा दिया। मैं भी आई वुड से आई एम मच वाइजर। इन्होंने अपना कैरेक्टर खुद ही सामने ला कर रख दिया है, और जाहिर है खुद सफ़र करेंगे। ये जिस किश्ती में ये चढ़े हैं वो किश्ती डूब रही है, तो खुद सफ़र करेंगे। नहीं, उस वक्त ये आपको नवाज शरीफ के मुतालिक ये सारे क्या कहते थे? सॉरी, क्या? उस वक्त इनमें से कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको याद हो, जो नवाज शरीफ के मुतालिक आपको वार्न करते होंगे या बताते होंगे? नवाज शरीफ के मतलब वो तो मैं बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट कि मेरे दिमाग में जो प्रीवियस इनका बिहेवियर था प्रीवियस चीफ्स के साथ, 3 के साथ, आसिफ नवाज, जंजुआ, काकड़ साहब, जनरल जहांगीर करामत, वो तो हमारे दिमाग में था, और उसकी वजह से फ़ौज में एक खलबली थी, देयर इज़ नो डाउट। 98-99 में फिर इन्होंने वो इस किस्म के ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को जो फ्रीज़ कर दिया था, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक टर्मोइल हुआ, वो सारा कुछ तो सामने हम देख रहे थे। तो उसमें एक मेरे दिमाग में डेफिनेटली एक अलार्म बेल्स वर रिंगिंग। ऊपर से लोग इतने ज़्यादा आते थे और ये कहने के लिए कि भाई तुम आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, व्हेन विल यू टेक ओवर, जब पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा जब आप कुछ करेंगे। ये लोग कहते थे एक्चुअली इन्हीं अल्फाज में जैसे मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे कहते थे मुझे। तो मैं फिर जब अकेला होता था तो मैं बहुत सोचता था कि यार ये वाकई में मैंने कुछ इस मुल्क को मेरे ही पे है, ये कि मेरे कंधों पे है कि मैंने इसको बचाना है, क्या करूं मैं। आसान काम नहीं है मुबशर, आसान काम नहीं है कि मुल्क को कैसे मैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और मैं करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करूं, इन लोगों से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो सोचता था मैं। और जहाँ तक ये नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ है, बाद में इन्होंने रंग दिखाए, मुझे कुछ एहसास होने लगा बहुत क्वार्टर्स से, अपने फ़ौजी क्वार्टर्स से भी, कि ये अनरिलायबल है, ये आपके साथ कोशिश कर रहा है कि हाथ किया जाए, कोई ना कुछ हाथ किया जाए, और ये करेगा। उसकी वजह से मैं बाहर भी नहीं जा रहा था। लेकिन बाद में ये इन्होंने कुछ मुझे उम्रे पे ले गए, मैं बड़ा आराम से बैठ गया। मेरी जो बातें थी वो इन्होंने मान ली कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, वो भी हो गया। मैं एक कोर कमांडर को मैं निकालना चाहता था, वो भी इन्होंने कह दिया ठीक है निकाल दें, वो भी मैंने निकाल दिया। तो ठीक हो लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी ये बहुत ही अजीब व गरीब, सबसे ही एक स्ट्रेंज किस्म का एक्शन ये करेंगे कि मैं श्रीलंका से आ रहा हूँ और मुझे ये कह रहे हैं तुम पाकिस्तान में नहीं लैंड कर सकते हो। दिस वाज अ लिमिट। तो ये जो कोर कमांडर जिसको आप निकाला है आपने, ये अब्दुल कादिर बलोच थे? नहीं, तारिक परवेज टीपी। राइट। वैसे आप कोई बलोच साहब के ज़्यादा बड़े फ़ैन तो नहीं है, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, इनको देखें, ये तो खुशकिस्मत है कि ये बलूचिस्तान के हैं, तो इसलिए इनको प्रमोशन भी मिल रही थी, और मैंने भी फ्रैंकली इनको प्रमोशन दी, मैंने इनको गवर्नर बलूचिस्तान लगाया। जनरल बाजवा तो बड़े शरीफ आदमी हैं,
और बड़े यानी वो तहम्मुल वाले आदमी हैं। अगर मेरी तरह का कोई बंदा होता सेनेट के सामने एज एन आर्मी चीफ और जिस तरह के सवालात पूछे, मैं तो अजीब सी को कॉल दे देता सबको। आप अगर होते जनरल बाजवा की जगह तो आप क्या करते वहां पे? नहीं, मैं आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ। वो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी कि मैं चीफ के मुकाबले में मैं कहूँ कि मैं ये करता तो आपने ये नहीं किया। नहीं, आई थिंक जो उन्होंने सोचा उस वक्त माहौल, वो आई एम श्योर वो स्टडी करके आए होंगे, उनकी ब्रीफिंग हुई होगी, इनको स्क्रिप्ट के बारे में बताया होगा कि ये बोलना है, तो वो कर आकर आए हैं। तो जो कुछ भी कहा उन्होंने, जिस तरीके से बिहेव किया, प्रॉब्ली दैट वाज द रिक्वायरमेंट। तो मैं अपने आप को नहीं कंपेयर करना चाहता। ये मुझे बताएं कि दो चीजें हैं, एक तो अदालतें हैं और एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और अदालतें दोनों इतनी अपॉलोजेटिक क्यों है नवाज शरीफ की तोहमतों के आगे, जबकि पता भी है कि वो झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं? हाँ, सही है, आई एग्री विद यू। लेकिन मेरे ख्याल में वो यही दिखाने के लिए कि इनको पूरा चांस दिया जाए और ये ना कह सकें कि इनको जी पूरी जस्टिस नहीं मिली। पूरी तरीके से जस्टिस इन्हें मिल रही है। इनको ऊपर कोई ऐसी जबरन कोई चीज़ नहीं की जा रही है। आई थिंक टू प्रूव दैट जस्टिस इज बीइंग डन अल्टीमेटली। अब इतनी देर में तो पाकिस्तान के इदारे तबाह हो रहे हैं। खुद आप कह रहे हैं गवर्नेंस जो है वो आसान नहीं रहा। आप कह रहे हैं इट विल टेक very, very superior person to come and steer Pakistan out of this problem or this current situation. तो नवाज शरीफ को और मौका दें ताकि उसको और डेस्परेट सिचुएशन में कर दें। यस, आई एग्री। इस वक्त हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सामने आ गया हमारे, और एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक। तो इसको अर्लियर वी रियलाइज एंड टेक करेक्टिव एक्शन, बेटर इट इज। वरना हम बहुत ही खतरे में हैं, हर लिहाज से हम खतरे में हैं। जनरल साहब, मुझे एक बात बताएं कि मुझे फ्यूचर जो है ना बड़ा वीक और ब्लीक इसलिए नजर आ रहा है कि मैं देख रहा हूं कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है ना, वो जरा को बराबरी की सतह पे नहीं हो रही। बिल्कुल लग रहा है कि हम चाइना के गुलाम बन के रह गए। हमें तो खैर ये भी नहीं पता कि सी पैक में है क्या, मुआहदे क्या है टू बिगिन विद, और हमें पे क्या करना है। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसको आराम से अब चाइना का वीज़ा मिल जाए। उसके बरक्स चाइना के यानी हज़ारों और लाखों में तादाद में लोग हैं जो शहरों में आके भर गए हैं, बस्तियां बनना शुरू हो गई हैं चाइनीज़, और जहां पे वो आ रहे हैं उन्होंने कारोबार शुरू कर लिए हैं। वो टैक्स पेयर नहीं है, वो SEZP में रजिस्टर्ड नहीं है, वो FDR में रजिस्टर्ड नहीं है, और लोकल इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया, और वो सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेते हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोज कर दिया है कि पाकिस्तान और चाइना का ट्रेड जो है वो चाइनीज़ करेंसी में हो और डॉलर में ना हो। पाकिस्तान को कितनी मजबूरी है? सही बात है। ये बहुत तशवीशनाक बातें हैं जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ बैठे हुए। मुझे इनकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा दैट एन ओवर आर्चिंग स्ट्रैटेजी चाइना के साथ। सबसे पहले तो हमें देखना ये है कि CPEC बड़ा अच्छा, इस CPEC की वैल्यू और पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप में जो वैल्यू है ग्वादर पोर्ट की, और ये जो हम कम्युनिकेशन लिंकेजेस डेवलप कर रहे हैं चाइना के साथ, ये वैल्यू किसको ज़्यादा है ये देखना है हमें। एट द मोमेंट वी रियलाइज कि इसकी तो वैल्यू चाइना को लाइफ एंड डेथ वाला मामला है। आई मीन इट इज़ वेरी क्लियर कि वेस्ट की और यूनाइटेड स्टेट स्ट्रैटेजी एंड इंडिया, US एंड इंडिया कंबाइंड इज़ टू कंटेन चाइना एंड सर्कल। तो पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसमें ये वन बेल्ट वन रोड जो है, उसका जो सदर्न कॉरिडोर जो है, जो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है, ऊपर वाले दो तो बिल्कुल लंबे कॉरिडोर्स हैं। आई डोंट थिंक दे आर प्रैक्टिकेबल। ये पाकिस्तान के थ्रू जो जा रहा है, बिकॉज फ्यूचर जो है मुबशर इज़ अ फ्यूचर ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि आपको एक्सेस मिलनी चाहिए इनटू ट्रेड, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 एरिया में जहाँ जहाँ है उधर आप घुसे, एक्सेस मिले। अब वो कहाँ हैं? वो जी अफ्रीका है, पूरा अमेरिका, ये सारे वेस्ट वाले अफ्रीका में घुस रहे हैं। ये बेचारे जो हैं
जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो अफ्रीका, गल्फ एंड मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, ये सब मिलता है जब चाइना इंडियन ओशन में आता है। इंडियन ओशन उनको ये सारा खोलता है दरवाज़ा। तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा चाइना को है। देयरफॉर हम जब डील्स करते हैं, जो भी डील है, वी मस्ट मेक श्योर वी गेट द बेस्ट डील एंड दे विल गिव इट टू अस, वो हमें देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए, जिसको मैंने बार बार कहा है कि ग्वादर को हमने डीप सी पोर्ट बनाना है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ डीप सी पोर्ट ज़रा देखें जो यहाँ है, वो तो पता नहीं दर्जनों इफ नॉट 100 बर्थ हैं, वहाँ भी बन सकती हैं। वहाँ तो 3 बर्थ हैं जो हमने बनाई थी, और वो डीप सी भी नहीं है, डीप पोर्ट भी नहीं है जो बड़े कंटेनर शिप्स को ले लें। तो वो उसको कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, उसको डेवलप करना है भाई। और उसके बाद वहाँ एक मैंने बताया कई दफ़ा, बड़ा ल्यूक्रेटिव शिप रिपेयर फैसिलिटी पूरी रीजन के लिए, वो बन सकता है। उसमें फैसिलिटी है, और बिल्कुल इस एरिया में जो गल्फ में शिप्स जाते हैं, इतने ज़्यादा कई 100 शिप्स जाते हैं डेली, वो उनको रिपेयर फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है। ये इधर ग्वादर में मिलेगी। उसके ऊपर ड्राई डॉक्स बनाने हैं, बहुत कुछ करना है, उसकी बातें नहीं हो रही है ना। पाकिस्तान का फ़ायदा जो है ना, वो इनमें है। हम बात कर रहे हैं कि जी रोड कर लें और रेल कर लें, वेरी वेरी गुड, रेल होना चाहिए। फिर एनर्जी के ऊपर इतना ज़्यादा, एनर्जी पे 35 बिलियन सुना है, 46 में से 35 बिलियन तो एनर्जी का है। आई डू नॉट एग्री विद दैट। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो तो हम काफ़ी छोड़ कर गए थे, और 36 बिलियन उसी पे हम लगा दें, वो तो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखना है। और जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनको सही तरीके से 80 to 90% कैपेसिटी पे चलना चाहिए। और जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं उनको ये जो रिवॉल्विंग क्रेडिट वगैरह उसको सॉल्व करें, ताकि वो सब 80-90% प्रोडक्शन पे हों। अगर ये होगा तो हमारे पास और एनर्जी नहीं चाहिए। अगर बनाना है तो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, सिर्फ बुंजी पे गिलगित के पास अगर रन ऑफ द रिवर वो पावर प्रोजेक्ट लग सकता है, उधर 4000 मेगावाट का, 4500 मेगावाट का फीजिबिलिटी भी हमने करवा ली है। अब वो लगाए ना 4500 मेगावाट का एक जरावा, उसके 36 अरब थोड़ा सा। बड़ा अच्छा किया जल साहब। आपका एक गुनाह जरूर है कि जब आप थे, आप कम से कम कालाबाग डैम तो बनवा लेते ना, उस वक्त कोई आपको रोक नहीं सकता था। ये तो आप कर सकते। कौन सा डैम? कालाबाग? कालाबाग, ये तो कर सकते थे। हाँ, वो देखें, वो मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है। उसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशन इतनी सीरियस हैं कि मैंने सोचा कि 2008 में मुझे उम्मीद थी हमें कि PMLQ दोबारा पावर में आएगी, तो उसके बाद हम ये करेंगे। क्योंकि ये जितने भी सिंध के हमारे पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने कहा था अगर ये शुरू भी किया, इसकी बात भी हुई, तो हम घर ही नहीं जा सकेंगे, तो वोट शोट तो लेना और छोड़ें आप। जनरल परवेज सर मेरे साथ ही हैं। अब एक ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा इनके पास। ठीक है, ब्रेक। बैलेंस्ड होना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू, उनकी जो शिकायत है हमारे खिलाफ, वो उनको हम हल की तरफ लेकर जाएं। एट द सेम टाइम जो हमारी शिकायत उनकी तरफ है, विच इज़ वेरी सीरियस, कि इंडिया को रोकें वो बलूचिस्तान में जो कर रहा है, और फजलुल्लाह को हैंड ओवर करवाएं जो वहाँ बैठा हुआ है, और वो सारी इंटेलिजेंस वहाँ से रॉ और खाड़ इनकी अफगान इंटेलिजेंस वो सब उन्हें हेल्प करते हैं। वो हेल्प वो दे। पहले आप हक्कानी को हैंड ओवर करेंगे तो फजलुल्लाह को करेंगे ना, ये वन वे तो नहीं होना ना। वो वर्ल्ड पावर है, आप नहीं है। हाँ, सही बात है, सही बात है। यही तो बातचीत करनी है कि हमें म्यूचुअली हल करें। लेकिन अब अगर म्यूचुअल हल नहीं होता है और हम विद गुड इंटेंशंस करते हैं, तो इतना भी हमें एक दबाव में नहीं आना चाहिए। तो ईरान के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, तो कौन अटैक कर गया अभी तक?
हम तो ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर है, तो हमारे पास बहुत बड़ी फोर्स है। तो हमें अगर फोर्स की सस्टेनेंस की एश्योरेंस हो तो हम हर फ्रंट पे लड़ सकते हैं। क्लियर होने, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। और सस्टेनेंस मीन्स एमिनेशन, रिपेयर मेंटेनेंस, फ्यूल, ये अगर हमें कहीं से मिलता रहेगा, ये तो रशिया ही देगा ना, मैं तो नहीं दे सकता। हम हर फ्रंट पे लड़ सकते हैं और डिफीट कर सकते हैं उसे, और वो हमें मिल सकता है। वो तो रशिया ही देगा ना, और तो कोई मुझे नहीं दे मालूम है सकता कि जब 2002 में ये इंडिया पूरी अपनी फौज ले आए थे और हम भी फौज ले गए थे, आमने सामने हो गए थे, मैं पर्सनली जाकर मैंने एश्योरेंसेस ली थी और मुझे मिली थी एश्योरेंसेस कि इन केस ऑफ वॉर कन्फ्रंटेशन हुई तो आपको मदद पूरी मिलेगी। तो मैं बैठा हुआ था, आने दो, मैंने कहा आए, सामने आए तो फिर मैं बताता हूँ। सो देयरफॉर वी आर नॉट अलोन। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में रशिया और चाइना इमर्ज हो रहे हैं सुपर पावर। रशिया को भी इंटरेस्ट है। रशिया के अगर आप लैंड को देखें, लैंड लॉक्ड है रशिया, वेस्ट की तरफ अटलांटिक में जाना चाहता है, वो सब बंद है। ब्लैक सी में तुर्की ने बंद किया हुआ है, ऊपर नॉर्थ सी में बंद है, पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये यूरोप के वहां से नहीं निकले। ईस्ट की तरफ आए व्लादिवोस्टोक एक उसका है। लेकिन जन साहब, मुझे जो मेरी इत्तलात जो है, एंड आई एम सेइंग कि मेरी इत्तलात ये हैं कि मार्च अप्रैल में अमेरिका अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का प्लानिंग कर रहा है। क्या आपके पास ऐसी कोई इत्तला है? कौन कर रहा है ये? अमेरिका अफगानिस्तान को यानी उकसा रहा है। वो नहीं, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान आएगा। जैसे मैंने कहा कि हम उसका मुकाबला, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसको ठीक कर देंगे, फिक्स कर देंगे उसे। अगर एक तरफ से अफगानिस्तान और एक तरफ से इंडिया मिलकर करेंगे तो फिर क्या होगा? हाँ, डिफिकल्ट पोजीशन। देखिए, हमारी फौज के अलावा हमारे पास मुजाहिदीन भी हैं। इंडिया आए तो हम आगे पीछे से घेरेंगे उन्हें, अगर हम सही अपनी स्ट्रेटजी चलाते हैं। इंशाल्लाह, बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, यहाँ आए ज़रा, और अगर हम सही अपनी लड़ते हैं तो हमारी फौज भी है आगे से, पीछे से भी हम देखते हैं क्या करते हैं उनके साथ। आपकी एडवाइस क्या होगी इस वक्त जनरल बाजवा के लिए? हमें जनरल बाजवा को मेरी एडवाइस यही होगी, तगड़े रहो बिल्कुल।